हे मुझे नहीं लगता मुझे ये कहना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं ऑब्वियसली। अभी आपने अगर मांगा नहीं पढ़ी है या मांगा से कैचअप नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आज की वीडियो में जैसा आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, हम टोक्यो रिवेंजर्स के करंट स्टेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसको डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा टाइम के पीछे जाना होगा। जब टोक्यो रिवेंजर्स रिलीज़ हुई थी एंड स्टार्ट हुई थी, तब वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें टाइम ट्रैवल था। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग था कि कैसे ताकेमिची पास्ट में जाता है, पास्ट को मिसअप करता है, फिर फ्यूचर में आके देखता है कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है, फिर उसे वापस जाना पड़ता था, जो कि बहुत अच्छा था। बट आई डोंट थिंक टोक्यो रिवेंजर्स को इतना देर तक चलना चाहिए था, क्योंकि आप कितने बार ही एक फार्मूला रिपीट कर सकते हैं। ताकेमिची पास्ट में जा रहा है, उसको ठीक कर रहा है, फ्यूचर में आ रहा है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है और वापस पास्ट में जा रहा है। बट इट वर्कड टिल द तेंजिकु आर्क। किसाकी, जो कि बिल्टअप किया गया था फाइनल विलन बनने के लिए, उसका कॉन्फ्रंटेशन एक आखिरी बार होता है ताकेमिची से, लेकिन वो थोड़ा मिड था। जितना एक्सपेक्टेशंस थी उस एक्सपेक्टेशंस को वो मीट नहीं कर पाया, बट स्टिल वो अच्छा था। वहाँ पे स्टोरी एंड हो जानी चाहिए थी, लेकिन उधर से स्टोरी ड्रैग की गई आगे की तरफ। बहुत से लोग कहते हैं कि मांगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, इसलिए ऑथर को लगा कि क्यों ना स्टोरी को ड्रैग करते रहें और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते रहे। लेकिन आई डोंट नो, ऑथर का खुद का मोटिव हो सकता था कि उसने पहले से प्लान किया हो, बट आई डोंट नो, ये इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट तेंजिकु was the peak of Tokyo Revengers. It had all the mystery, suspense, thrill, drama, action, हर चीज़ जो टोक्यो रिवेंजर्स दे सकती है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ताकेमिची माइकी को बचाना चाहता है, जो कि इस अच्छे फ्यूचर में भी बुरा बन रहा है एंड स्टिल अ क्रिमिनल। और इससे माइकी को अपना खुद का एक कैरेक्टर आर्क बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि माइकी को खुद का कैरेक्टर आर्क नहीं देना चाहिए था। ऐसा किया जा सकता था कि माइकी को हर आर्क में थोड़ा थोड़ा सेगमेंट उसका दिखाया जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमें एंडिंग में एक सेपरेट आर्क मिली माइकी के लिए। But I don't hate Tokyo Revengers for doing that. It was still a good series to be honest. फिर हम देखते हैं कि माइकी को छूने से ताकेमिची वापस पास्ट में चले जाता है, लेकिन इस टाइम मिड स्कूल में नहीं, वो हाई स्कूल में था। एंड दिस केम ऑफ एज अ बिग सरप्राइज, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि अभी टाइम ट्रैवल होगा, बट इट हैपेंड। फिर हमें बताया गया कि टोक्यो में गैंग्स का करंट सीन क्या है। बताया जाता है कि 3 DTs रूल करती है टोक्यो के गैंग्स को। पहली कांतोमाजी गैंग जो कि माइकी की है, दूसरी रोकुहारा तेंदाई जो कि इस बंदे की है, और तीसरी सेंजुकी ब्राह्मण। एंड रोकुहारा तेंदाई का लीडर जो कि है साउथ इज़ ए कंप्लीट मॉन्स्टर। इसने 12 साल की उम्र में अपने खुद के पापा को मुक्का मार के मार दिया था, और वही था ओरिजिन्स ऑफ द डार्क इम्पल्स। तो हमें बताया जाता है कि डार्क इम्पल्स एक बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट या बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग इवेंट से फॉर्म होती है। इसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था कि माइकी को डार्क इम्पल्सिविटी कहाँ से मिली। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको देख के आई लिटरली क्राइड इन अ वीडियो। ड्रेकन डाइज एंड दैट हिट मी लाइक अ रॉक। आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट सीन। वो बहुत ही ज़्यादा हैवी सीन था और उसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया था एंड पोर्ट्रे किया गया था इन द पैनल्स। फिर आउट ऑफ नोवेयर तीनों गैंग्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है और यहीं पे शुरू हो जाता है द 3 DTs वॉर। फिर हमें माइकी दिखता है एंड माइकी इज़ नो लॉन्गर ह्यूमन।
वो देखता है कि ड्रेकन मर गया है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता और उसको देख के लगता है कि क्या ये अभी भी वही माइकी है जो कि अपने दोस्तों की बहुत केयर करता था। बट माइकी गुस्सा नहीं था, माइकी वॉज ब्रोकन। उसके बाद माइकी ने रोकुहारा टेंडाई, जिसने माइंड यू पुराने सारे तेंजिकु मेंबर्स द H2 जनरेशन को मार के अपनी गैंग में लाया था, हरा के उसको मार के उसकी जान ले ली। और जब ताकेमिची उसको रोकने जाता है तब वो ताकेमिची को इतना मारता है कि ताकेमिची 3 दिनों के कोमा में चले जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि डार्कनेस कितना ज़्यादा माइकी को कंट्रोल कर रखी है, और ये और भी इंटरेस्टिंग बनाता है कि आखिर था क्या जिसके कारण माइकी के अंदर ये सब बना। और फिर हमें चैप्टर 239 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन के एंड में बताया जाता है कि सेंजू रिस्पॉन्सिबल थी माइकी के डार्कनेस की वजह से। लेकिन जब वो दिखाया जाता है तब पता चलता है कि वो सिर्फ एक प्लेन है। लाइक क्या आप हमें ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ 12 साल की उम्र में अपने पापा को मारने से अंदर बॉर्न होती है, वो माइकी के अंदर उसकी एक प्लेन टूटने की वजह से होती है? तो जो जिनमें से आप में से जो लोग भूल गए हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था, तो बेसिकली माइकी ने एक प्लेन बनाई थी और उसने बोला था, किसी सबको बोला था कि तुम इस प्लेन को मत छूना। और उसके बाद सेंजू, जो कि ब्राह्मण की लीडर होती है, वो उस प्लेन को तोड़ देती है। एंड फिर माइकी देख लेता है, वो उससे पूछता है कि किसने इस प्लेन को तोड़ा। सेंजू डर के मारे बोलती है हारुचियो, जो कि सेंजू है, उसने ये प्लेन तोड़ा है। फिर उसके बाद वो अपने काम में लग जाती है, लेकिन फिर उसे आवाज़ें आती है हंसने की। फिर वो बाहर जाके देखती है तो उसे दिखता है माइकी हारुचियो को बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मार रखा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके दांत टूट रखे थे। माइकी बिना किसी इमोशन के उसको बोलता है स्माइल हारुचियो, और ये था द ओरिजिन ऑफ द डार्क इम्पल्स। तो ऐसा हो सकता है कि प्लेन एक जापानीज सिम्बॉलिक इवेंट, सम बुद्धिस्ट सिम्बलिज्म हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता। एंड आई एम प्रेइंग कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये रूइन कर देगा बहुत ही ज़्यादा। आई मीन, हाउ कैन यू think we will believe this? Something which was implanted from such a traumatic event, such a mentally exhausting, disturbing event, वो सिर्फ एक प्लेन के टूटने से I don't know, देखते हैं वेडनेसडे को क्या होता है। ट्यूसडे को रात 10 बजे नया चैप्टर आता है। अगर आपको नहीं पता हो तो रात के 10 बजे बैठ जाओ मांगा डेस्क खोल के। यस, so that is it for today's video. Yes, like this video, subscribe this video, join Discord server, all of that. Yes, thank you.